अभी हमारे बीच उपस्थिति हो गई है संतोष सुमन सर की, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि उनका स्वागत किया जाए। संतोष सर से मैं गुजारिश करूंगी कि सर प्लीज आप मंच पर आ जाए, और साथ ही साथ मैं अपने संपादक अनुराग सर से भी गुजारिश करूंगी कि सर आप सर को अपने हाथों से सम्मानित करें, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर। हमारे बीच मौजूद हैं संतोष सुमन सर, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। उनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है हमारे एडिटर अनुराग सर के द्वारा। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हमारे बीच हम के नेता राजेश पांडे जी की भी उपस्थिति है, और मैं चाहूंगी कि अनुराग ठाकुर सर एक बार उनको भी सम्मानित कर ले प्लीज। जोरदार तालियां हो जाए। चूंकि सर हमारे बीच मौजूद हैं और बहुमूल्य समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी रश्मि को मंच पर। रश्मि, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मंच पर आ जाएं, और मैं चाहूंगी कि संतोष सर के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव जो बातचीत का दौर है, जिस तरीके से सुबह से चला आ रहा है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका। और हमारे साथ मंच पर मौजूद है मंत्री संतोष सुमन, लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैसे हैं मंत्री जी? जी बहुत बढ़िया है। आप सबको धन्यवाद, आप सबने मौका दिया मुझे यहाँ आने का, तो मैं अपने तरफ से कशिश न्यूज को धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आने में कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, सब ठीक? जी सब। अच्छा देखिए, कहा जाता है कि मुख्यालय को पटना से जोड़ना और पटना से किसी भी जिले में जाने में समय कम लगे, कनेक्टिविटी बढ़े, इस पर सरकार का जोर है। आपको कितना वक्त लगा आने में पूर्णिया? देखिए, हम लोग पहले भी आते थे, और हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक संकल्प था, परिकल्पना था कि कहीं से भी पटना हेडक्वार्टर 5 घंटे में पहुँचे, और हमको लगता है कि वही 5 घंटे के आसपास ही हम लोग को लगा। ब्रेक जर्नी करने के बाद भी हम समझते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअस चलते तो 4.25 साढ़े 4 घंटे में पहुँचते। तो सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है वो दिखता है, और हम समझते हैं कि आने वाला बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अब समय है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस ओर कदम बढ़ाए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। आपने कहा कि ब्रेक लेकर आए हैं, चाय नाश्ता करते हुए रास्ते में बिल्कुल रिलैक्स होकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जब मेरा सवाल आपसे होगा आप बिल्कुल रिलैक्स होकर उसका भी जवाब दीजिएगा। निश्चित तौर पर। और देखिए, चूंकि आपको नया विभाग मिला है, नई जिम्मेदारी है, कैसा अनुभव रहा अभी तक? देखिए, मेरे लिए नया विभाग नहीं है, मैं पहले भी इसी विभाग का मंत्री था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो विभाग है माइनर इरिगेशन, बिहार में एक जल संसाधन विभाग आप सुनते हैं और एक माइनर इरिगेशन विभाग है, और माइनर इरिगेशन विभाग खेतों तक पानी पहुंचाने का काम, सिंचाई के लिए जो पानी का यूज होता है उस पानी को हम सिंचित करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, और उसको फिर विभिन्न चैनलों से, विभिन्न माध्यमों से खेतों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये विभाग वाकई में किसानों के हितकारी विभाग है, और किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो निश्चित तौर पर हम बिहार के उन 70% जो हमारे अन्नदाता हैं उनको हम उनके चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए काम करते हैं, और खास करके उन क्षेत्रों में हमारा विभाग का फोकस ज़्यादा है जहां पर सुखाड़ की समस्या होती है। बाढ़ की जहां समस्या होती है तो हो ही रहा है, लेकिन सुखाड़ की जहां समस्या है, जैसे आप दक्षिण बिहार की बात कर लें, आज के दक्षिण बिहार की बात, तो उन जगहों पर हमारा विभाग का बहुत अहम रोल है, और हम खेतों तक पानी पहुंचाने का काम, पानी का जो रिचार्ज होता है, वाटर लेवल कैसे हम बढ़ा सकें, ये सब काम हम करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक विभाग, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, इसके लिए उनको धन्यवाद। हाँ,
बिल्कुल, ये आपने कहा महत्वपूर्ण विभाग है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोगों की जिंदगियां इससे जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए मैं कह पा रही हूँ क्योंकि मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ, मेरा घर दरभंगा हुआ और मुझे पता है जब हर साल उस इलाके में बाढ़ आती है और बाढ़ का दंश जब लोगों को झेलना पड़ता है तो वो कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है। आपकी तरफ से चूंकि मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों ने क्या तैयार किया है विजन, किस तरह से आप लोग काम करेंगे इस पर और बाढ़ को रोका जा सके, खासकर उत्तर बिहार के जो इलाके हैं वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को इस परेशानी से निकाला जा सके, इस दिशा में क्या आपने तैयारी की है? देखिए, ये जो बाढ़ है बिहार की विभीषिका भी कहते हैं और शाप भी कहते हैं, वरदान भी हमारे लिए भी है। और एक दूसरे कारणों से भी बिहार में बाढ़ आता है। नेपाल में पानी होती है, नेपाल छोड़ती है, बिहार में बाढ़ आती है। और ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल बिहार सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार सरकार कलेक्टिवली इसमें काम करती है, एक विभाग काम नहीं करता इसमें। हम लोग जैसे जल संसाधन है, लघु जल संसाधन है और भी विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग में इसमें है, ग्रामीण कार्य विभाग है और पथ निर्माण विभाग है। एक 8-10 विभाग मिलकर इस पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सिर्फ बांध ही नहीं टूटता है। बाढ़ आती है तो लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, कहीं दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, उनको रहने की समस्या हो जाती है, चिकित्सा की समस्या हो जाती है। और फिर कैसे उन टूटे हुए रोडों को बनाना है, कैसे उन बांधों को मरम्मत करना है, तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। आपदा विभाग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपदा विभाग सारा संसाधन मुहैया कराते हैं, जहां पर लोग बाढ़ में विस्थापित होते हैं उनको कैसे खाना खिलाया जाए, कैसे उनको वो सामग्री जो फूड पैकेट्स कह सकते हैं, पॉलीथीन कह सकते हैं, तो एक कलेक्टिव है। और सरकार इसके लिए बाढ़ पूर्व, जब समय के पहले हम लोग अप्रैल और मई में इसके लिए हमारी तैयारी होती है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और इस बार भी सब विभागों का समन्वय बिठा करके बातें हुई है और हम लोग सभी जगह मौसम का पूर्वानुमान लगा करके, और पहले से हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर बाढ़ कहीं आना है तो पूर्व 24 घंटा पहले सूचित कर दिया जाता है उन लोगों को, ताकि उन लोगों को सेफली निकाला जा सके। आपदा विभाग की तरफ से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रहती है कि उनको करती है। अगर बाढ़ कहीं से टूटता है तो सारे लोग, सारे इंजीनियर्स लगे रहते हैं, तो हम लोग कलेक्टिव इसमें काम करते हैं बिहार में। और हम समझते हैं कि केंद्र सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी आप देखे होंगे कि कोसी की परियोजना के लिए पैसे दिए गए हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार आप देखेंगे कि बाढ़ पानी बहुत संख्या में यहाँ आया, लेकिन उसके बाद भी उतनी हानि नहीं हुई। तो उस तरह से इस बार भी हम लोग की तैयारी है कि हम लोग पूरी तैयारी पहले कर लेते हैं। जितने भी तटबंध जैसे दिखता है कि टूटने वाले, उसकी तैयारी पूरे इंजीनियर से उसका मरम्मत करते हैं। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की कोई बातें होती है तो हमारी टीम, कलेक्टिव टीम जो हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सब लोग लग करके कैसे उसको हम लोग समाधान पा सके, कैसे उसको कम क्षति हो, कैसे जान माल जो पशु भी हमारे हैं उनको भी हम बचाने का काम करते हैं। और लोगों को आप देखे ही होंगे कि सरकार के द्वारा पैसे भी लोगों के खाते में, जो बाढ़ पीड़ित हैं, विस्थापित हैं, उनको हर के खाते में पैसे जाते हैं और सरकार हर तरह से मदद करती है। तो एक मेरा ही विभाग इसमें नहीं है, एक कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि पूरे बिहार के लिए एक विपदा का समय होता है। तो 8-10 विभाग मिल करके हम लोग काम करते हैं और हमें इस बात की खुशी है कि मेरा विभाग में उसमें कुछ न कुछ अंशदान करता है और हमारे इंजीनियर्स भी उसमें लगे रहते हैं और हम लोग सब मिल करके इस पर काबू पा चुके हैं। और आने वाला और समय में हम केंद्र सरकार की ऐसी योजना बन रही है कि इसको इस तरह से किया जाए कि हो ही नहीं। लेकिन अभी मेरा वही सवाल आपसे है कि कोई ठोस उपाय नहीं है इसका? जी, निश्चित तौर पर ठोस उपाय है, लेकिन आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी की बात है, 2 देशों का मामला है, तो वहाँ पर ऊपर में बांधने वहाँ पानी पड़ जाने से उन लोगों को खोलना मजबूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि उसको कैसे हम चैनलाइज करके वो समुद्र जो हमारा कलकत्ता में जाके मिलता है, खगड़िया भी, जिस इलाके में हम खगड़िया से आए हैं वहाँ भी सबसे ज़्यादा पानी का रुकाव होता है, फिर इस तरह से निकल जाता है। तो सरकार योजना बनाई है और केंद्र सरकार, मैंने बोला ना कि प्रोजेक्ट से आए हैं। सरकार ने अभी पिछले बजट में 50,000 करोड़ का प्रावधान दी है, कोसी मोची प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। हम समझते हैं कि 2-4-5 सालों में हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। एक तो अलर्ट सिस्टम हमारा इतना होगा, हर के मोबाइल पर चला जाएगा
कि बाढ़ आने वाला है, अपनी सुरक्षित जगह पर जाएं और फिर कैसे उस पर हम रोकथाम कर सकें। साइंटिफिक तरीके से इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द 2 से 3 सालों में हम लोग इसको पानी को जो आते हैं उसको चैनलाइज करके हम समुद्र में उसको भेज पाएंगे। आपने कई योजनाओं का जिक्र किया है और मुझे लगता है कि आज उत्तरांचल की धरती पर मुझे एक मौका मिला है कि मैं जनता के हर सवाल का जवाब आपसे जान सकूं। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, अगर आप बता सके तो। देखिए, मैं कहा ना कि किसी एक विभाग का यह काम नहीं है। अब अगर आप कहते हैं जल संसाधन विभाग इसमें मुख्य रोल का करता है, क्योंकि हमारा विभाग माइनर इरिगेशन है, हम लोग का रोल इसमें बहुत ही लिमिटेड है। जल संसाधन विभाग की बहुत सारी परियोजना है जो बाढ़ को रोकने में काम करती है। तो बाढ़ पूर्व उन लोग नहरों को मरम्मत करते हैं, तटबंधों की मरम्मत करते हैं। कहीं टूटता है तो फ्लड फाइटिंग्स उनके यहाँ होते हैं, वो तुरंत उसको टूटने के बाद उसको मरम्मत करते हैं, 24 घंटा के अंदर करते हैं। और बड़ी परियोजना जिसको मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ की राशि दी है, कोसी मोची प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन सारे प्रोजेक्ट्स के द्वारा सरकार चाहती है कि कैसे हम पानी का जो अगर आ जाता है, जो आपदा है हमारे के यहाँ, वो हम जिसको रोक नहीं पाते हैं, वहाँ से उस पानी को कैसे चैनलाइज करके ले जाए, तो इस पर काम चल रहा है। और हम समझते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। एक समन्वय से हम इसको अच्छे तरीके से इस पर पार पाएंगे, हम उन लोगों को ऐसा लगता है। बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही करते हैं और आप लोगों की तरफ से सिंचाई पर काम किया जा रहा है जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन देखिए, विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों हर साल खर्च होते हैं लेकिन इसका फायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कहिएगा इस पर? अब देखिए, विपक्ष की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। विपक्ष तो अपनी बात बोलेंगे ही, लेकिन हम लोग अगर वो देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि करोड़ों खर्च होता है। अब जिस तरीके से हम लोग ने सब मिल करके काम करना शुरू किया है, पहले के अपेक्षा आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो बाढ़ पर अब बहुत कम खर्च होना हो गया है। अब हम लोग ग्रांट के रूप में ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिए हैं। अगर इस तरह की बात होती है तो हम जैसे हमारा कम्युनिटी किचन चलता है उस समय आपदा विभाग के द्वारा, तो कितने लोग खाते हैं पर डे, आप विश्वास नहीं करें। उनकी चिकित्सा पर, उनको विस्थापित करने के लिए, उनका घर बनाने के लिए इस पर हो सकता है। लेकिन अब पहले के अपेक्षा हम लोग ने बहुत कंट्रोल किया है। बात जहाँ तक विपक्ष का सवाल है कि जब उनका राज हुआ करता था, आदरणीय लालू प्रसाद और उन राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री होती थी, तो उस समय आप देखिए कि कोई उनके पास इस तरह का फ्लड फाइटिंग का कोई ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ देते थे। पानी कम भी आया लेकिन कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी। लेकिन हम विपदा को रोक नहीं सकते, माने वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन उसके आने के बाद उसमें हम सारा चीज़ कर सकते हैं। इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और सब मिल के कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आरोपों की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबी फेहरिस्त है और कहा यह भी जाता है कि विभाग में भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता बढ़ती जाती है आप लोगों की तरफ से। अगर इस तरह की शिकायतें पहुंचती है, क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, सुशासन की सरकार है और ये सरकार अभी चल रही है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं और ये सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की संकल्प और निश्चयों पर चल रहा है। जिस तरह से 7 निश्चय है और उस निश्चय में भ्रष्टाचार का भी मामला है कि 0% टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार का। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं पर करप्शन हुआ है और कि कहीं किसी विभाग में हुआ है, चाहे किसी व्यक्ति और किसी डिपार्टमेंट के कोई ऑफिस के द्वारा किया गया, तो विपक्ष के लोग स्वतंत्र हैं, वो सरकार के संज्ञान में लाएंगे। सरकार ऐसे भी काम अपना करती है और अगर ऐसा लगता है कि उनकी बातों में दम है तो सरकार छानबीन करेगी और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। कहीं पर कोई नहीं बख्शे जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए, बिल्कुल, तो मंत्री जी मंच से ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर विभाग में रहकर आप लोग अनियमितता करेंगे और कोई गड़बड़ी किया जाएगा तो उसे तुरंत जेल में डालने का काम करेंगे। मंत्री जी, ये अच्छी बात आपने कही है। और देखिए, अब बात जब राजनीति की हो रही है और आज आप मंच पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। आपके पिता यानी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मैं बात करूं तो कई ऐसे बयान रहते हैं जो काफी हाईलाइटेड होते हैं। कई बार आप उस पर चुप भी रह जाते हैं, कई बार आप अपनी राय रखते भी हैं, लेकिन एक बयान जो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर। आपने भी जरूर सुना होगा मंत्री जी, जब जीतन राम मांझी ने भरे मंच से भरी सभा में ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं
मुख्यमंत्री के आसपास जो उन्हें खींचना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, कुर्सी से हटाना चाहते हैं, कौन है वो लोग और किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का एक लंबा इतिहास है राजनीति का, और जब से वो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग बच्चे थे, जन्म भी नहीं हुआ था, और इतनी बड़ी संसदीय जीवन में अपना उनका अनुभव है, और उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो हमें लगता है, हम जिस सरकार के अंग हैं, और एनडीए की सरकार 5 दलों से के मिलकर चल रहा है और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है, और कहीं पर किसी को इफवट नहीं है। जब एक हमने पूरे सदन में एक नेता चुना, हम लोग के जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, तो सबने मिल के चुना और सभी दलों की सहमति है और सभी दल के सभी नेताओं की सहमति थी। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं। लेकिन आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की बात है, तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ काम भी किए हैं। जब मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी थे तो वो मंत्री हुआ करते थे, और एक पुत्रवत संबंध भी है। तो पिता के राजनीति छोड़ दीजिए, अगर पुत्रवत संबंध है तो पिता को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है, उस लहजे में उन्होंने बोला होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ऐसे कोई लोग नहीं है जिन्हें परेशानी है सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर? ऐसे कुछ नहीं है। एनडीए की सरकार है और एक सिस्टम से चलता है। मुख्यमंत्री बने हैं तो सब विधायकों के मर्जी से बने, सबने उनके पक्ष में समर्थन दिया है, सभी माननीय नेताओं ने समर्थन दिया है, तो सबने मिल के किसी को आगे किया है कि आपको मुखिया बनना है इस राज्य का। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह कोई बात है। लेकिन विरोधाभास तो देखा जाता है ना। हाल ही में अगर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का मैं जिक्र करूं तो उस पर भी जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। उन्होंने एनकाउंटर को सही ठहराया, लेकिन आपके ही एनडीए के साथी हैं चिराग पासवान या अन्य साथी की मैं बात करूं तो उन लोगों ने भरत ने सारा सिस्टम बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच दे दिया है और रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच कर रहे हैं। हम समझते हैं वो सक्षम है और सरकार भी सक्षम है, सरकार के सारे तंत्र भी सक्षम है। अगर इस तरह की बातें जब जांच में आएगा, जांच के जो भी इंडिकेटर्स होंगे वो किसी के पक्ष में होंगे, किसी के विरोध में होंगे, लेकिन जो भी दोषी होगा वो दंड उनको मिलेगा। और सरकार ने प्रिलिमिनरी तरीके से प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई भी की है और सरकार की मंशा साफ है। सरकार पूरे ट्रांसपेरेंट है और सरकार ये नहीं देखती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। सरकार वही करेगी जो सही है और जो इसमें दोषी हैं उनको दंड भी दिया जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि आज कशिश के इस मंच से आपने अपनी बातों को रखा है। एक आखिरी में मेरा आपसे सवाल होगा और मुझे लगता है आप इसका जवाब भी दीजिएगा। बतौर मंत्री रहते हुए आपने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया और वर्तमान में आप सम्राट चौधरी के साथ भी काम कर रहे हैं, कितना फर्क देख पा रहे हैं? देखिए, कोई फर्क नहीं होता है। हर व्यक्ति यहाँ पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। समझिए कि जितना भी यहाँ हॉल में भी जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, सबके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप उसको उस तरह से डिफाइन नहीं कीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को उस दौर से बाहर लाए हैं जो जंगल राज से मंगल राज की ओर लाए हैं। जब लोग बिहार में आने से डरते थे, वहाँ शांति बहाल करने का काम उनका है और उन्हीं के बताए हुए चीज़ों पर हम लोग चल रहे हैं। आज जो एनडीए सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के संकल्पों पर, उनके विजन पर ही काम कर रहे हैं और उनके विजन पर ही हम चल रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी जो हैं, वो उनके अंदर हम समझते हैं कि कुछ करने का भावना है, डेयरिंग है, क्विक डिसीजन लेने में हम समझते हैं कि उनकी क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता भी है, प्रशासन पर पकड़ भी है और उनका भी कैरियर 27 से 28 सालों से राजनीतिक जीवन में है, तो अनुभव भी है। तो कहीं पर कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने वो गोल सेट करके हमको दिया है और उस गोल और उस टारगेट को हमको पूरा करना, उसमें हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार जी का एक विशाल समय, एक कैरियर
करियर है, 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं और संघर्ष भी बहुत उन्होंने किया। निश्चित तौर पर उनमें अनुभव बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें कि हम जीतन राम मांझी जी से ज़्यादा जानते हैं तो बेईमानी होगी। उसी तरह से इस मंच पर मैं ही कहना चाहता हूँ कि एक अनुभव है, वो उन्होंने एक युग पुरुष है, उन्होंने जो हमको दिशा दिखाई है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, उस पर हमको चलना है। और सम्राट चौधरी जी फिटेस्ट मैन है, परफेक्ट मैन है, उस पर चल रहे हैं और बिहार को विकसित करेंगे, बिहार को आगे निकालेंगे। अच्छा, शराबबंदी लागू तो रहेगा ना अभी आगे भी? अब देखिए, आप जो ये तो वेग क्वेश्चन हुआ। नहीं, क्योंकि समीक्षा की मांग आपके ही लोगों की अब तरफ से की समीक्षा जा रही करने है। का मतलब थोड़े होता है कि शराबबंदी खत्म कर दो। समीक्षा करने का मतलब होता है कि हमने कोई काम किया, उसमें क्या कमी रह गई, उसको और कड़ाई से काम करेंगे। तो देखिए, शराबबंदी की जो आप लोग बार बार बात करते हैं, आप उसका दो पक्ष हो सकता है हर चीज। बार बार हम लोग बात नहीं करते, बार बार आपके दलों के लोग नहीं, जब सामने आते हैं, कैमरे पर आते हैं तो कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए। मैंने इसकी। कहा ना कि हर व्यक्ति का अपना अपना पक्ष है और आप बिहार के रहने वाली हैं और बिहार में आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति इसको कह सकते हैं कि जो भी इस चीजों में लिप्त है, संलिप्त है, और उनका जो रहन सहन देखिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोग गलत तरीके से शराब का सेवन करते हैं, शराब बनाते हैं, बेचते हैं, पैसे आते हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके जीवन शैली में क्या बदलाव आया है। कुछ नहीं होता, जहां है वहीं रह गए। तो गरीबों के लिए अभी साफ है, खास करके हमारा समाज जो भुइयां मुसर समाज जिसको हम कहते हैं, जिसको गरीब कहते हैं, दलित कहते हैं, और उस दलित समाज में भी सबसे गरीब और सबसे ज्यादा माने उसका दुष्प्रभाव जिसको कहते हैं, जो सबसे ज्यादा पड़ा है। और हम लोग तो अपने परिवार में देखते हैं कि जहां पर हमारे परिवार में पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, उनको नौकरी भी लग गया, लेकिन अगर वो लत लगा हुआ है तो नौकरी भी छोड़ दिए, बच्चे आज सड़क पर आ गए हैं। और जो व्यक्ति इसमें नहीं किया, इससे निकल गया, वो मेहनत करके बहुत आगे निकल चुका है। तो ये तो हमारे लिए अभी साफ है। और शराबबंदी एक तरह से वरदान है, जो माननीय नीतीश कुमार जी यही सोच करके उन्होंने शराबबंदी किया कि ऐसे लोग आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे लोगों को मौका मिलेगा, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। जो बच्चे के फीस में पैसा जाना चाहिए वो शराब में चला जाता है, उसको बंद करके उन्होंने अच्छा काम किया। अब उस पर बहस बहुत हो सकता है, आप कहेंगे कहाँ है, नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये तो व्यवस्था का भी दोष हो सकता है, किसी व्यक्ति का और समाज का भी दोष हो सकता है, हमारा भी दोष हो सकता है। तो उसको हम कैसे सुधारेंगे वो एक अलग बहस है। लेकिन जब ये शराबबंदी हुई है तो हम समझते हैं कि इससे बढ़िया बिहार के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और इसका अनुकरण दूसरे राज्य भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप देखेंगे कि स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट हैं, आप देखेंगे कि जो घरेलू हिंसा है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स जो मानवता के इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन राइट्स के, वो शराबबंदी के कारण उसमें सुधार हुआ है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छी चीज जो माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को दिया है, और इसको सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है कि आज मंत्री जी ने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है और आपने बखूबी अपना पक्ष रखा है। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका, हमारे साथ सीमांचल मंथन में जुड़ने के लिए, मंच साझा करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। अब मैं चाहूंगी आप 2 मिनट मंच पर बने रहें। हमारे साथ कई ऐसे गणमान्य लोग हैं, उनसे आप रूबरू हों और उन्हें भी सम्मानित करें। ओवर टू यू सृष्टि। शुक्रिया आपका। संतोष सुमन सर से मेरी गुजारिश है कि आप 2 मिनट के लिए मंच पर हमारे साथ बने रहेंगे। इस बीच मैं बुलाना चाहूंगी विजय राय जी को मंच पर। विजय राय जी जो कि वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, और सर आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करें। रंजीत रमन जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, डायरेक्टर कैलाश सुशील नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।